नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज रूस और यूक्रेन युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। यूएसएसआर और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर के दौरान जिस तरह पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी, कुछ वैसे ही हालात अब एक बार फिर बन गए हैं। यूरोपीय देश अमेरिका की तरफ है तो रूस, चीन, उत्तर कोरिया का एक नया गुट बनता जा रहा है। यूरोपीय देश अब युद्ध की तैयारी में भी जुट गए हैं तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सख्त चेतावनी दे दी है, जिसके बाद युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो क्या शुरू हो रहा है तीसरा विश्व युद्ध? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। युद्ध की आड़ में इजरायल बना रहा परमाणु बम, नए खुलासे से मचा हड़कंप। आईएईए ने सीरिया को लेकर किया बड़ा दावा। पहली बार इजरायल को मिली इस्लामिक देश से धमकी, यूएई बोला हद पार हो जाएगी। उधर हमास ने शर्तों के साथ समझौता किया मंजूर। टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, भारत पर टैरिफ को और बढ़ाने की तैयारी। रूस और चीन को भी दी धमकी। और चलते चलते में देखेंगे क्या 150 साल जिएंगे पुतिन जिनपिंग, लीक्ड ऑडियो में बड़ा खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अलास्का में भारत और अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, ड्रोन और काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस की हो रही ट्रेनिंग। दोनों देशों में टैरिफ वॉर के बीच एक्सरसाइज जारी। चीन ने पाकिस्तान को दिया झटका, सीपीईसी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट से खुद को किया अलग। एडीबी से लोन मांगने पर मजबूर पीएम शहबाज। राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से झटका, एक और फैसले पर लगाई रोक। हार्वर्ड की फंडिंग में कटौती का पलटा फैसला। भूकंप से अफगानिस्तान में हाहाकार, फिर महसूस हुए 4.8 की तीव्रता के झटके। 31 अगस्त को आए भूकंप से मरने वालों की संख्या अब तक 1411। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हर देश इस समय जंग की तैयारी में जुट गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अगर आगे बढ़ी तो ये विश्व युद्ध में बदल सकती है। चीन में 3 सितंबर को ही विक्ट्री डे परेड ने भी इसकी झलक दिखा दी है और यह भी साफ हो गया है कि कौन सा देश किस तरफ से जंग के मैदान में कूदने वाला है। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो गठबंधन है जिसमें अमेरिका के अलावा यूरोप के अधिकांश देश शामिल हैं, तो दूसरी तरफ रूस, चीन के नेतृत्व में नया गुट बनता दिख रहा है जिसमें उत्तर कोरिया, ईरान सहित करीब आधा दर्जन से ज्यादा देश शामिल हैं। विश्व युद्ध को लेकर ये चर्चाएं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के चलते हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब ये मानने लगे हैं कि उन्होंने पहले सोचा था कि इस जंग को रुकवाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अब ये काम आसान नहीं दिख रहा है। ट्रंप की धमकियों का रूस पर कोई असर नहीं हो रहा। उल्टा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को धमकी दे दी है कि वो जल्दी से जल्दी समझौता कर ले, नहीं तो रूस सैन्य तरीके से मामले को सुलझा लेगा। रूस की तरफ से यूक्रेन पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं और धीरे धीरे कर यूक्रेन पर कब्जा किया जा रहा है। वैसे व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से बातचीत के लिए कई बार कह चुके हैं, लेकिन वो बात किससे करें इस पर सवाल है। पुतिन का कहना है कि ज़ेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो अवैध रूप से शासन कर रहे हैं। अगर ज़ेलेंस्की के साथ कोई समझौता हो भी जाता है और यूक्रेन में चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है तो नई सरकार समझौते से पीछे भी हट सकती है। वैसे पुतिन ने ज़ेलेंस्की से मिलने से साफ साफ इनकार भी नहीं किया है, लेकिन समझौते को लेकर चिंता जता दी है। इसके साथ ही रूस ने यह भी संकेत दिए हैं कि अब ज़ेलेंस्की से कोई बातचीत होती है तो वो मॉस्को में होगी। रूस के सख्त तेवरों के चलते नाटो में भी हलचल मची हुई है, खासतौर पर यूक्रेन से सटे नाटो देशों में। दरअसल रूस की तरफ से 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया गया। यह हमला यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में किया गया जो पोलैंड से सटा हुआ है, जिससे पूरा यूरोप टेंशन में दिख रहा है। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर इसके बाद नाटो के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि नाटो के कई लड़ाकू विमानों ने सीमा पार कर यूक्रेनी हवाई सीमा में भी उड़ान भरी है। वहीं रूस ने नाटो की कार्रवाई को लाल रेखा पार करना बताया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पुतिन को नाराज करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। यानी अमेरिका भी अब ये मान रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग का दायरा बढ़ने वाला है। और अब खबर यह भी आ रही है कि फ्रांस ने जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। खुफिया दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि फ्रांस ने अपने नागरिक अस्पतालों को बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी में लगाना शुरू कर दिया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बकायदा इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें मार्च 2026 तक देश के अस्पताल हर रोज सैकड़ों घायल सैनिकों को संभालने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। दस्तावेजों से पता चलता है कि फ्रांस न सिर्फ अपने सैनिकों के लिए बल्कि नाटो देशों के सैनिकों के भी इलाज की व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए अस्पतालों को एडवांस स्तर पर तैयारी करने के लिए कहा गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान इजरायल के परमाणु बम की। तो जैसा कि आप अब तक ये सुनते आ रहे थे कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी आगे बढ़ गया है। उसका यूरेनियम संवर्धन इतना हो चुका है कि उससे बम बनाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA के इसी दावे के बाद ही तो इजरायल ने ईरान पर हमला किया था। दोनों देशों में 12 दिन तक जंग छिड़ी रही। लेकिन अब जो खुलासा सामने आया है उसने इजरायल की पोल खोलकर रख दी। इजरायल खुद परमाणु बम बना रहा है। यह खुलासा हुआ है सैटेलाइट तस्वीरों में। इन तस्वीरों में इजरायल के परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य देखे गए। इजरायल के दिमोना शहर के पास शिमोन पेरेज नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण देखा गया। मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज के विशेषज्ञ जेफरी लुइस ने इसे लेकर कहा है कि यह संभवतः एक रिएक्टर है। ऐसा माना जा रहा है कि इजरायल भारी जल रिएक्टर का निर्माण कर रहा है। आप जानते हैं कि इजरायल एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन उसने ना तो अब तक इसे स्वीकार किया है और ना ही इससे इनकार किया है। ऐसे में इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इजरायल अब गंभीर सवालों से घिर गया है, क्योंकि जिन दावों के साथ उसने ईरान पर हमले किए थे अब वो खुद भी उसी नाव में सवार दिख रहा है। वैसे ईरान को लेकर भी IAEA की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली हमले से पहले ईरान ने हथियार ग्रेड यूरेनियम का भंडार बढ़ा लिया था। 13 जून तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम 96 ग्राम यूरेनियम था। यह आंकड़ा ईरान से उपलब्ध कराई गई जानकारी और एजेंसी की सत्यापन गतिविधियों और संबंधित सुविधाओं के पिछले संचालन पर आधारित है। इसके मुताबिक ईरान यूरेनियम हथियार ग्रेड यानी 90% तक पहुंचने से सिर्फ एक तकनीकी औपचारिकता भर दूर है। इस रिपोर्ट को लेकर IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा कि एजेंसी की तरफ से निरीक्षण को फिर से शुरू करने के लिए तकनीकी तौर तरीकों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए। दरअसल इजरायल के साथ जंग के बाद ईरान ने IAEA से संबंध तोड़ लिए थे और अब तक दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया, जिस पर ग्रॉसी ने चिंता जाहिर की है। इस बीच IAEA ने सीरिया को लेकर जो दावा किया है उसने सबको चौंका दिया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा कि हमें सीरिया में एक ऐसी जगह पर यूरेनियम के अंश मिले हैं जिसके बारे में माना जाता रहा है कि वो पूर्व सरकार के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि बशर अल असद के कार्यकाल में सीरिया एक गुप्त परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। इसमें पूर्वी डेर अल-ज़ोर प्रांत में उत्तर कोरिया की तरफ से बनाया गया एक अघोषित परमाणु रिएक्टर भी शामिल था। इजरायली बमबारी के बाद इसका खुलासा हुआ था और अब IAEA के दावे के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है, क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही काफी अस्थिर रहा है और अगर यहां हर दूसरा देश परमाणु संपन्न बनने की राह पर है तो यह डराने वाला है। और अब अगली खबर में बात होगी गजा की। तो गजा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन बढ़ता जा रहा है। अब मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे हैं। UAE ने तो इजरायल को साफ चेतावनी ही दे दी है कि अगर इजरायल ने वेस्ट बैंक की तरफ नजर भी उठाई तो फिर हदें पार हो जाएंगी। ऐसा कदम इजरायल और फलस्तीन विवाद में नई आग लगाएगा। इसके अलावा 2 स्टेट सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला तो फिर खत्म ही हो जाएगा। ऐसा पहली बार है जब UAE ने इस तरह इजरायल के खिलाफ सख्त स्टैंड लिया है। फलस्तीन ने उनके इस बयान का स्वागत किया है। दरअसल कई यूरोपीय देशों और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम और कनाडा ने भी ऐलान किया है कि वे फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता देंगे, जिसके जवाब में इजरायल की नेतन्याहू सरकार ये प्लान बना रही है कि वो वेस्ट बैंक पर कब्जा कर ले। यानी फलस्तीन की गजा पट्टी को लेकर तो पहले से ही जंग छिड़ी हुई है। अब बचे हुए हिस्से यानी वेस्ट बैंक को लेकर भी संघर्ष छिड़ सकता है। लेकिन जिस तरह UAE ने इजरायल को चेतावनी दी है उससे यह साफ है कि अगर इजरायल ने अपने इस अभियान का दायरा बढ़ाया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। पूरे मुस्लिम देश इस संघर्ष में कूद सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गजा में इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। इजरायल के हालिया हमले में 28 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 4 लोग मदद मांगने वाले थे। इस बीच हमास ने दोहराया कि हम गजा में एक व्यापक समझौते के लिए तैयार हैं, जिसके तहत सभी इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, लेकिन इसके बदले में सहमति के मुताबिक फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी।
हालांकि इजरायल इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह वो गजा में अभियान को और आक्रामक बना रहा है, उसके खिलाफ इजरायली सेना में ही बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। इजरायल में भी जगह जगह पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। खबर आ रही है कि हमास ने भी संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय से आग्रह किया है कि वे गजा में इजरायल के हमलों को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें, क्योंकि इजरायली सेना शहर में अपने हमले तेज कर रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका के टैरिफ युद्ध की। तो अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो और जेमिसन ग्रीर ट्रंप के सामने एक भारतीय व्यापार प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे खारिज कर दिया। भारत की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें अमेरिका की कई वस्तुओं के आयात पर टैरिफ को शून्य करने की बात कही गई थी, लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि जब तक भारत रूस से तेल खरीद में कटौती नहीं करता, तब तक अमेरिका किसी भी व्यापार प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देगा। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि ट्रंप अब हिंदुस्तान पर टैरिफ को और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। पोलैंड के प्रेसिडेंट कैरोल नवरोकी के साथ मीडिया से चर्चा के दौरान जब ट्रंप से इसे लेकर सवाल किया गया कि रूस को दी गई समय सीमा निकल गई है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने कोई कदम नहीं उठाया, तो ट्रंप भड़क उठे। उन्होंने हिंदुस्तान पर लगाए गए टैरिफ की बात करते हुए कहा कि इससे रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। ट्रंप ने कहा कि वो दूसरे और तीसरे राउंड के प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, अगर भारत रूस से तेल लेना नहीं छोड़ता है। साफ है, ट्रंप भारत पर टैरिफ की दरों को और बढ़ाने वाले हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप रूस और चीन पर भी प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन इन देशों ने ट्रंप की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके चलते अमेरिका के राष्ट्रपति भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं उन्हें इस बात की भी चिंता दिख रही है कि टैरिफ का मामला अब उन पर उल्टा भारी तो नहीं पड़ जाएगा। उन्हें चिंता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को लेकर उनकी सरकार केस हार जाती है, तो अमेरिका को दूसरे देशों के साथ किए व्यापार समझौते खत्म करने पड़ेंगे। हाल ही में अमेरिका की अपीलीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ के फैसले को अवैध बताया था, जिसे ट्रंप ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से बीते सप्ताह दिए गए कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग करेगी और उम्मीद है कि उनके प्रशासन की सुप्रीम कोर्ट में जीत होगी। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे पुतिन और जिनपिंग को लेकर सामने आए बड़े खुलासे की। तो क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमर होना चाहते हैं? क्या इन नेताओं ने मौत पर जीत हासिल करने का तरीका ढूंढ निकाला है? हाल ही में लीक हुई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में इन दोनों पावरफुल लीडर्स के बीच हुई एक अनोखी बातचीत की अब हर तरफ चर्चा हो रही है, जिसमें ये दोनों लंबी उम्र और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। ये बातचीत तब रिकॉर्ड हुई जब चीन के विक्ट्री डे परेड में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से वो मुलाकात कर रहे थे। एक माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हुई इस बातचीत में पुतिन के अनुवादक को यह कहते हुए सुना गया कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मानव अंगों को बार बार ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इससे इंसान लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और अमर भी हो सकते हैं। इसके जवाब में शी जिनपिंग ने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि इस सदी में इंसान 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। इस पूरी बातचीत के दौरान 41 वर्षीय किम जोंग उन मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, जबकि 70 से ज्यादा की उम्र वाले पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ही इस विषय पर गंभीर लग रहे थे। ये बातचीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि दोनों ही नेताओं ने अभी तक अपने सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताया है। शी जिनपिंग ने तो राष्ट्रपति पद की सीमा ही खत्म कर दी है, जबकि पुतिन ने भी अपने शासन को और लंबा करने के लिए कानून बदल दिए हैं। इस बातचीत ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींचा है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये दोनों नेता अपने शासन के साथ साथ अपनी उम्र को भी बढ़ाना चाहते हैं। वहीं किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ बीजिंग में थे, जिससे उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें और भी बढ़ गई। ये पूरा मामला जहां एक तरफ दिलचस्प लगता है, तो वहीं ये काफी रहस्यमय भी है। ये दिखाता है कि इन पावरफुल लीडर्स के मन में भी जीवन की लॉन्गेविटी और उत्तराधिकार को लेकर कई सवाल और चिंताएं हैं। अब देखना यह होगा कि ये दोनों ही लीडर्स अपनी 150 साल या उससे भी ज्यादा जीने की इच्छा को कैसे पूरा करते हैं, पूरा कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।